8 अगस्त 2024 इस दिन पुलिस को वसुंधरा रोड पर एक महिला की लाश मिलती है। लाश की हालत इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि उसके दोनों हाथ और उसके दोनों पैर के पंजे गायब होते हैं। उसका जो सर है काफ़ी बड़े पत्थर से मारकर पूरी तरह से कुचल दिया गया होता है। साथ ही उसका जो शरीर होता है उस शरीर पर सिर्फ कंकाल ही बचा हुआ रहता है। देखने से ऐसा लगता है कि उसकी जो बॉडी है उसको किसी केमिकल से गला दिया गया हो, ऐसा दिख रहा था। साथ ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि इस महिला को मारने से पहले इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। तो आखिर कौन थी ये महिला और क्या हुई थी इसके साथ घटना, जानेंगे हम आज की वीडियो में विस्तार से। आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव डिगडीबा की। वहाँ पर एक महिला और उसकी 9 साल की बेटी साथ में रहा करते थे। जो महिला है वो करीब 33 साल की थी और वो नौकरी करने के लिए उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक खानगी अस्पताल में एज अ नर्स वो जाया करती थी। तो नर्स के तौर पर वो वहाँ पर काम करती है। रोज़ सुबह वहाँ पर काम करने के लिए जाती है और शाम को लौट अपने घर पर वापस आती है। अब ये जो उसका जो अस्पताल है और उसका जो घर है, इन दोनों के बीच करीब 19 किलोमीटर का फासला होता है। अब यहाँ पर रोज़ सुबह वो नौकरी करने के लिए जाती है तो उसकी बेटी जो है 4ठी कक्षा में पढ़ती होती है और शाम को अपनी माँ के आने का वो इंतज़ार करती रहती है। अब ऐसे ही 30 जुलाई का दिन आता है। 30 जुलाई के दिन जो महिला है वो नौकरी करने के लिए सुबह जाती है लेकिन शाम को लौटकर वापस नहीं आती है। अब जो बेटी है वो 9 साल की है, काफ़ी छोटी है, अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है और काफ़ी देर रात होने के बाद भी माँ जब घर पर नहीं आती है तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब जब वो रोती है तो उसकी आवाज़ पड़ोसी तक जाती है। तो पड़ोसी दौड़ते हुए इसके घर पर आते हैं और उसको पूछते हैं कि बेटी आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो बताती है कि मेरी माँ सुबह नौकरी करने के लिए गई है लेकिन अभी तक वो घर पर वापस नहीं आई है, तो आप प्लीज़ उसको ढूंढिए। अब पड़ोसी जो है उसको बताते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा देर रात हो चुकी है तो आप अभी सो जाइए, हम सुबह होते ही उसको ढूंढेंगे। जब इस बात का बेटी को कहा जा रहा है तो बेटी अब सो जाती है। वो सो जाती है, उसके बाद पड़ोसी वहाँ से चले जाते हैं और जब सुबह होती है तो सुबह को ये जो बच्ची होती है उसकी नैनीहाल को खबर दी जाती है कि आपकी जो बेटी है वो नौकरी करने के लिए गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। अब नैनीहाल वाले यहाँ पे आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती है और अस्पताल में भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहाँ पर इसकी बहन जाती है और बहन जाने के बाद FIR दर्ज करा दी है कि मेरी जो बहन है वो नौकरी करने के लिए इस अस्पताल में गई थी रुद्रपुर के, लेकिन घर पर वापस लौट कर नहीं आई है। तो पुलिस वाले जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं और इसको इतना ज़्यादा केस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब परिवार वाले कई बार यहाँ पर आते हैं, इनको कहते हैं, अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं लेकिन पुलिस वाले उसको डांट कर भगा देते हैं और ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब ऐसे ही परिवार वाले खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ वो जिस रास्ते से वो जाती थी, जिस जिस जगह से वो उस अस्पताल की ओर जाती थी, सभी जगह पे सभी रास्ते पे भी ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं पर भी उस बेटी का पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर ऐसे ही 8 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन बीतने के बाद तो 8 अगस्त के दिन पुलिस वाले इस परिवार वालों को कॉल करते हैं। कॉल कर बोलते हैं कि हमको यहाँ पर एक महिला की लाश मिली है, हो सकता है ये आपकी बेटी हो, तो आप यहाँ पर आके इसकी पहचान कर लीजिए। तो परिवार वाले तुरंत इनके पास आ जाते हैं और आने के बाद जहाँ पर वो बॉडी होती है वहाँ पर ये लोग जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो वसुंधरा रोड होता है वहाँ पर कुछ अंदर झाड़ियों में एक लाश पड़ी होती है। लाश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। उसके जो दोनों हाथ और दोनों पैर के पंजे गायब होते हैं, उसके सर को काफ़ी ज़्यादा कुचल दिया गया होता है और उस पूरे शरीर को जैसे कोई केमिकल डाल के गला दिया हो ऐसा दिख रहा था। वहाँ पर सिर्फ कंकाल ही पड़ा हुआ रहता है। अब बॉडी को देख कर तो पहचान में नहीं आ सकती थी लेकिन उसने जो कपड़े पहन कर रखे हुए होते हैं, साथ ही जो उसका जो थोड़ा सा सामान वहाँ पे पास में पड़ा हुआ रहता है, तो उस सामान और कपड़ों की वजह से परिवार वाले अपनी बेटी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यही हमारी बेटी है। अब इसके बाद पुलिस वाले को पता चलता है तो वो लोग अब आगे इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर वसुंधरा रोड से और रुद्रपुर के बीच में जितने भी CCTV कैमरास होते हैं उसको चेक किया जाता है। कहा जाता है कि टोटल 500 कैमरे को वहाँ पर चेक किया गया था। तो वहाँ पर एक कैमरे में ये महिला वहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है। वो किसी ई-रिक्शा से नीचे उतर रही है और यहाँ पर ये जो वसुंधरा रोड है वहाँ पर आगे की तरफ जा रही है। वहाँ पर थोड़ी देर के बाद उसके पीछे पीछे एक आदमी जाता हुआ दिखता है जो कि अनजान आदमी होता है। जब ये महिला वहाँ से गुजरी थी उसकी थोड़ी देर के बाद वो आदमी भी वहीं से गुजरा था। अब उस आदमी के बारे में पहचान करने की कोशिश की जाती है। साथ ही ये जो महिला थी उसके मोबाइल नंबर को भी अब ट्रैकिंग पर लगाया जाता है। अब जब मोबाइल नंबर को कॉल लगाया जाता है तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। अब उसके नंबर को, उसका जो मोबाइल होता है उसको भी ट्रैकिंग पर लगाया गया होता है।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद ये जो महिला का मोबाइल होता है, उस मोबाइल पे एक सिम कार्ड ऑन होता है। सिम कार्ड जैसे ऑन होता है, पुलिस वाले उसको सर्वेलांस पे लगाते हैं, तो पता चलता है कि वो किसी खुशबू का है और वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक तुलसा पट्टी में रहने वाली होती है। तो अब जब पुलिस वालों को खुशबू के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसे कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो खुशबू वहाँ पर अच्छे से उनके साथ बात नहीं करती और फ़ोन को काट देती है। फ़ोन को काटने के बाद वो अपने पति के पास जाती है और इसके बाद घटना के बारे में सारी बात वो करती है कि इस तरह से मुझे पुलिस का कॉल आया था। अब जो खुशबू होते हैं, उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र को जब इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी बीवी को लेकर कहीं भाग जाता है। अब पुलिस वाले इन लोगों को ढूंढते ढूंढते इनके गांव में आते हैं। जब गांव में आते हैं तो पता चलता है कि वो लोग अब यहाँ से अब चले गए हैं। अब यहाँ पर पुलिस वालों ने खुशबू के नंबर को और उसका जो पति होता है धर्मेंद्र, उसके नंबर को भी, अब जो कि उसको मिल गया था, दोनों नंबर को अब ट्रैकिंग पर लगा देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों का लोकेशन भी ट्रेस हो जाता है और जो लोकेशन है वो राजस्थान के जोधपुर में मिलता है। अब ये लोग जोधपुर से उसको पकड़ कर यहाँ पर लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद उसको पूरी कड़ी पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब जब महिला से पूछताछ होती है तो खुशबू कुछ ज़्यादा नहीं बता पाती है। वो बताती है कि जो मोबाइल है वो मेरा नहीं है, कुछ दिन पहले मेरे पति ने मुझे दिया है अपने यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो मोबाइल है पहले धर्मेंद्र के पास था। तो अब वो धर्मेंद्र की पूछताछ शुरू करते हैं और काफ़ी कड़ी पूछताछ करते हैं। जब कड़ी पूछताछ होती है तो अब ये वो कहानी बताता है। वो कहता है 30 जुलाई की रात को मैं उस रास्ते से जा रहा था जो वसुंधरा रोड है वहाँ से। वहाँ पर मेरे आगे एक महिला जा रही थी। जो महिला वो ये नर्स होती है, वो जा रही थी। जैसे मैंने उसको देखा तो आगे की तरफ जैसे हम जा रहे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान रास्ता था। सुनसान रास्ता होने की वजह से मुझे लगा कि मैं वहाँ पर इस सुनसान रास्ते का फ़ायदा उठा के कुछ लूटपाट करके इसके पास जो भी चीज़ रहेगी वो लूट के मैं चला जाता हूँ। तो लूटने के इरादे से वो उस महिला के पास जाता है। जाने के बाद उसको सर पर जोर से मारता है। जैसे मारता है, महिला नीचे रास्ते में गिर जाती है। गिरने के बाद जैसे वो उसके पास से कुछ लूटपाट करने लगता है, उसके बाद जब वो नर्स को देखता है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। उस महिला को तो झाड़ियों के अंदर ले जाता है। झाड़ियों के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ वो दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उसका जो दुपट्टा रहता है, दुपट्टे से उसके गले को पूरी तरह से दबा देता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद उसका जो मोबाइल रहता है और कुछ और चीज़ें रहती है, जो कीमती चीज़ें रहती है, उन चीज़ों को लेके वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से आने के बाद वो जो मोबाइल है वो अपनी बीवी को यूज़ करने के लिए दे देता है। तो पुलिस वाले जो पूरी घटना है वो घटना परिवार वालों को बता दे। वो कहते हैं हमने कातिल को पकड़ लिया है और कातिल यही है और इसने पूरा अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों का ये कहना होता है कि आपने तो सिर्फ जिसने मोबाइल लिया उसी को पूरा का पूरा गुनहगार ठहरा दिया है। जबकि यहाँ पर अगर एक हफ्ते से यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी रास्ते पे तो किसी को इसकी जो दुर्गंध है वो क्यों नहीं आई। साथ ही 8 दिन के अंदर ये लाश इतनी ज़्यादा जल्दी सड़ कैसे गई, और अगर सड़ गई, आप बता रहे किसी केमिकल से सड़ा गया है, सड़ा दिया गया है, तो आखिर ये केमिकल इस आदमी, सामान्य से आदमी के पास से कहाँ से आया। साथ ही जब ये लोग अस्पताल में जा रहे थे अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने के लिए तो अस्पताल वालों का रवैया भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि अस्पताल की एक नर्स गायब हुई थी तो अस्पताल वालों ने उसने ढूंढने की कोई भी कोशिश भी नहीं की थी। तो परिवार वालों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो अस्पताल वाले हैं उनका भी इस वाले जो मर्डर हुआ है उसमें हाथ है। तो क्या सच्चाई है, सच्चाई जानने के लिए ये लोग कहते हैं पुलिस वालों को अब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर नहीं हो पाती है तो आप ये जो केस है उसको CBI को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पर परिवार वालों की CBI से जाँच करने की पूरी मांग चल रही है और उनका यही कहना है कि ये इस अकेले आदमी ने नहीं किया है, हो सकता है कहीं ना कहीं इसके अंदर उस अस्पताल वालों का भी कुछ ना कुछ हाथ है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। ये थी पूरी घटना। ये घटना बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि इससे आप भी सतर्क रहे और सलामत रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।